चलिए एक सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोचिए एक व्यक्ति है जिसका जन्म लंदन में हुआ, उसके माता पिता भी वहीं के नागरिक हैं। क्या वो व्यक्ति कभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? अगर यही सवाल अमेरिका के बारे में होता तो जवाब 1 सेकंड में मिल जाता। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अमेरिकी संविधान बहुत साफ कहता है, राष्ट्रपति बनने के लिए आपका नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है, यानी आपका जन्म अमेरिकी धरती पर ही होना चाहिए। हाँ। लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ जन्म से ज्यादा महत्व इरादे और पहचान को दिया गया। और यही वो ट्रैप है जहां यूपीएससी के कई अभ्यर्थी गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं बारीकियों को पकड़ने वाले हैं। हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जो ये तय करता है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। नागरिकता यानी आर्टिकल्स 5 से 11। हाँ, ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है कि हम भारतीय कौन हैं। और इन नोट्स की मदद से हम एक एक शब्द को समझेंगे। बिल्कुल। और समझने की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी वर्गीकरण से। देखिए, किसी भी देश की आबादी को 2 मुख्य हिस्सों में देखा जा सकता है। अच्छा। एक होते हैं नागरिक यानी सिटीजन्स और दूसरे होते हैं विदेशी यानी एलियंस। ठीक है। नागरिक यानी वो लोग जो उस देश के पूर्ण सदस्य हैं, जिनकी देश के प्रति पूरी निष्ठा है और जिन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर विदेशी तो विदेशी हुआ, क्या इसमें भी कोई फर्क होता है? हाँ। मतलब क्या एक अमेरिकन नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक, अगर मान लीजिए हम युद्ध की स्थिति में हो, तो क्या कानून की नजर में एक जैसे ही देखे जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर संविधान की गहराई दिखती है। नहीं, कानून की नजर में सब विदेशी एक जैसे नहीं होते। अच्छा। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मित्र विदेशी यानी फ्रेंडली एलियंस और शत्रु विदेशी यानी एनिमी एलियंस। अच्छा, तो मित्र विदेशी वो हुए जिनके देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और शत्रु विदेशी उन देशों के नागरिक हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। और ये सिर्फ एक नाम का फर्क नहीं है, इसके बहुत गहरे कानूनी मायने हैं। ये वो पहला पॉइंट है जहां अक्सर गलतफहमी होती है। और वो सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर है अनुच्छेद 22 का, आर्टिकल 22। ठीक है। ये अनुच्छेद हमें मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार देता है। एकदम सही। ये अधिकार देश के नागरिकों और मित्र विदेशियों दोनों को मिलता है, लेकिन शत्रु विदेशी को ये सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती। बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर संविधान निर्माताओं ने यह अंतर बहुत सोच समझ कर रखा था। ये तो ही पहली सावधानी बरतने वाली बात। अब उस वीआईपी क्लब की बात करते हैं। हाँ, वो विशेष अधिकार, यानी वो खास अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है। मुझे लगता है ये लिस्ट काफी लंबी है। और ये वो अधिकार हैं जो नागरिक होने का असल मतलब समझाते हैं। तो मोटे तौर पर हम इन अधिकारों को कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ अधिकार बराबरी का मौका देते हैं। बिल्कुल। कुछ आपको अपनी आवाज उठाने की आजादी देते हैं और कुछ आपकी पहचान और संस्कृति की रक्षा करते हैं। बिल्कुल, तो सही पकड़ा आपने। पहली श्रेणी है समानता की। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में बराबर अवसर देने की गारंटी देता है। ये दोनों अधिकार किसी विदेशी को नहीं मिल सकते। और फिर आती है आजादी की बात, जो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 जिसे लोकतंत्र की आत्मा भी कहते हैं, जिसमें बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी, ये सब शामिल है। और ये सारी स्वतंत्रताएं सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए हैं। सिर्फ नागरिकों के लिए। और संस्कृति और शिक्षा वाले अधिकार, वो हैं अनुच्छेद 29 और 30, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देते हैं। इन सब के अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट देने का अधिकार और खुद चुनाव लड़ने का अधिकार भी सिर्फ नागरिकों का ही है। और हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल जैसे सर्वोच्च पद, वो भी केवल भारतीय नागरिक ही धारण कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए। इन्हें याद रखने का कोई तरीका है, कोई शॉर्टकट? बिल्कुल है। इसे एक लय में याद करने की कोशिश करें। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। हाँ, इसे ऐसे सोचें, 15 और 16 मतलब समानता, 19 यानी स्वतंत्रता और 29, 30 संस्कृति। 15, 16, 19, 29, 30 ये वो मैजिक नंबर्स हैं।
ये याद रखने के लिए तो अच्छा है, पर यह भी जरूरी है कि इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं ना? निश्चित रूप से। एक नागरिक होने के नाते टैक्स देना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, ये हमारे कर्तव्य हैं। सही बात है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे बड़ी और आम गलतफहमी होती है, और वो ये है कि क्या संविधान ने नागरिकता पर एक स्थायी, मतलब हमेशा के लिए लागू होने वाला कानून बना दिया था? और इसका सीधा और चौंकाने वाला जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 हैं, वो सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस एक खास दिन पर भारत का नागरिक कौन बना। मतलब ये उस एक दिन का स्नैपशॉट है, एक तस्वीर जो उस दिन खींची गई। क्या खूब कहा। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक स्नैपशॉट है। संविधान निर्माता भविष्यवक्ता नहीं थे। सही बात है। वो ये नहीं जानते थे कि आने वाले 50-100 सालों में दुनिया कैसी होगी, लोग कहां से कहां जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस समय की स्थिति के हिसाब से नियम बनाए और भविष्य के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। और वो दरवाजा क्या था? वो दरवाजा था अनुच्छेद 11, जिसने ये शक्ति भविष्य की संसद को दे दी। अच्छा। संविधान ने कहा, हमने 26 जनवरी 1950 की पहली सुलझा दी है। इसके बाद नागरिकता कैसे दी जाएगी या कैसे समाप्त होगी, इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार भारत की चुनी हुई संसद का होगा। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 यानी ए बनाया, जो आज भी लागू है और जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। एकदम सही। तो ये अंतर समझना ही आधी लड़ाई जीतना है। अनुच्छेद 5 से 8 उस स्नैपशॉट की कहानियां हैं और उसके बाद की पूरी कहानी नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखी गई है। ठीक है, तो अब सीधे उस स्नैपशॉट पर जूम इन करते हैं। 26 जनवरी 1950 को वो कौन से 4 रास्ते थे जिनसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता था? संविधान ने 4 मुख्य श्रेणियां बनाई। पहला और सबसे सीधा रास्ता था अनुच्छेद 5, भारत में अधिवास, मतलब डोमिसाइल इन इंडिया। इस शब्द अधिवास या डोमिसाइल का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ भारत में रहना है? ये तो बहुत सामान्य सा लगता है। ये सामान्य लगता है पर है नहीं। अधिवास एक कानूनी अवधारणा है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से कहीं रहना नहीं, बल्कि उस जगह को अपना स्थायी घर बनाने का इरादा भी है। बिल्कुल। ये आपका पता नहीं, आपकी नीयत है। तो अनुच्छेद 5 की पहली शर्त थी कि व्यक्ति का भारत में अधिवास हो, और इसके साथ 3 में से कोई एक शर्त भी पूरी करनी होती थी। वो 3 शर्तें क्या थीं? या तो ए, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या बी, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या सी, अगर ये दोनों नहीं तो वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। तो अनुच्छेद 5 ने उन लोगों का ध्यान रखा जो पहले से ही भारत में थे और इसे अपना घर मानते थे। हाँ। लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई थी बंटवारा। उन लाखों लोगों का क्या हुआ जो उस नई खींची गई लकीर के उस पार थे, लेकिन जिनका दिल और घर भारत में था? नहीं, पर अनुच्छेद 6 की कहानी शुरू होती है। आर्टिकल 6 ये उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये शायद उस समय की सबसे बड़ी मानवीय चुनौती थी। इसके नियम भी बहुत ध्यान से बनाए गए। पहली बुनियादी शर्त थी कि उस व्यक्ति के या उसके माता पिता के या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। और इसके साथ एक तारीख जुड़ी है, 19 जुलाई 1948। ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई? देखिए, इस तारीख को सिर्फ एक तारीख की तरह देखना गलती होगी। ये उस समय की उथल पुथल का सबूत है। लाखों लोग सीमाओं के आर पार जा रहे थे, और कहीं तो एक लाइन खींचनी थी। हाँ, दोनों देशों की सरकारों को कहीं ना कहीं एक रेखा खींचनी थी ताकि इस प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सके। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ। अच्छा, परमिट सिस्टम। हाँ, जिसके तहत आने जाने को नियंत्रित किया गया। इसलिए ये तारीख नागरिकता के लिए एक विभाजक रेखा बन गई। तो जो लोग इस तारीख से पहले आ गए थे उनका क्या हुआ? जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहाँ सामान्य रूप से रह रहे थे, वे स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए गए। मतलब कोई कागजी कार्रवाई नहीं? कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई आवेदन नहीं, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। और जो इसके बाद आए उनके लिए राह मुश्किल थी। मुश्किल नहीं, पर एक प्रक्रिया थी। उन्हें पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता था। लेकिन आवेदन करने से पहले एक शर्त थी। क्या शर्त थी?
उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वाकई यहाँ बसना चाहते हैं। अब आता है एक और जटिल मामला, अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7। इसे यूटर्न केस कह सकते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर उनका मन बदला और वो वापस भारत लौट आए। हाँ, ये बंटवारे की त्रासदी का एक और पहलू था। कई लोग डर में या भ्रम में या बेहतर भविष्य की उम्मीद में पाकिस्तान चले गए। तो नियम क्या था? नियम ये बनाया गया कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो वापस आना चाहे तो पुनर्वास के लिए? तो उनके लिए एक रास्ता रखा गया था। ऐसे व्यक्ति को भारत लौटने के बाद पुनर्वास परमिट के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता था, और यहाँ भी वही 6 महीने रहने की शर्त लागू होती थी। मतलब संविधान ने उन्हें दूसरा मौका दिया। बिल्कुल। तो हमने उन लोगों की बात कर ली जो भारत में थे, जो पाकिस्तान से भारत आए और जो पाकिस्तान जाकर वापस आए। लेकिन एक और समूह था। हाँ। वो लोग जो बंटवारे से बहुत पहले ही भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे कोनों में बस गए थे। हमारे संविधान निर्माता उन्हें नहीं भूले। बिल्कुल नहीं। और उनके लिए था अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8। ये उन भारतीय मूल के व्यक्तियों, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था, जो भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे थे, जैसे केन्या, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन में। हाँ बिल्कुल। उनके लिए शर्त वही थी जो अनुच्छेद 6 में थी कि या तो व्यक्ति खुद या उसके माता पिता या उसके दादा दादी किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और वो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो। सही। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलती? क्या उसे भारत आना पड़ता? नहीं, यही इसकी खूबसूरती थी। उसे भारत आने की जरूरत नहीं थी। वो जिस देश में रह रहा है वहां के भारतीय दूतावास, मतलब डिप्लोमेटिक मिशन या वाणिज्य दूतावास में जाके खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करवा सकता था। ये तो बहुत अच्छा था। ये भारत के अपने वैश्विक डायस्पोरा के साथ रिश्ते की पहली स्वीकारोक्ति थी। तो ये थे वो 4 रास्ते जो 26 जनवरी 1950 को खुले थे, अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8। अब बचे हुए 3 आर्टिकल्स का निचोड़ निकालते हैं जो भविष्य की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट नियम बताता है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होगी, नो ड्यूअल सिटीजनशिप। इसे एक बहुत ही खास क्लब की सदस्यता की तरह सोचिए। आप एक ही समय में 2 एक्सक्लूसिव क्लब के सदस्य नहीं हो सकते। अच्छा। जैसे ही आप दूसरे क्लब की सदस्यता लेते हैं, पहले की सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है। यानी अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। उसी पल। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। संविधान भारत की नागरिकता को इतना ही विशेष मानता है। इसके बाद है अनुच्छेद 10 जो अधिकारों के बने रहने की बात करता है। ये थोड़ा उलझावा लगता है। इसे सरल बनाते हैं। अनुच्छेद 10 एक तरह का गारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड? हाँ, ये कहता है अगर आप नियम 5, 6, 7 या 8 के तहत नागरिक बन गए हैं तो आपकी नागरिकता पक्की है, आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। लेकिन इस गारंटी कार्ड पर एक छोटा सा स्टार लगा है जिस पर लिखा है शर्तें लागू। बिल्कुल। और वो शर्तें कौन तय करेगा? संसद। वही जिसे संविधान ने भविष्य की जिम्मेदारी दी है, भारत की संसद। यानी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन वो संसद द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 11। हाँ, ये है द सुप्रीम पावर। ये अनुच्छेद संसद के हाथ में एक कोरा चेक दे देता है। कोरा चेक? हाँ, ये कहता है कि नागरिकता से जुड़े हर मामले पर, नागरिकता कैसे मिलेगी मतलब एक्विजिशन, कैसे खत्म होगी मतलब टर्मिनेशन, और उससे जुड़े हर दूसरे पहलू पर कानून बनाने की पूरी और असीमित शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। और इसी अनुच्छेद 11 ने उस नागरिकता अधिनियम 1955 की नींव रखी जो आज हमारी नागरिकता को नियंत्रित करता है। एकदम सही। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। अनुच्छेद 5 से 8 उस 1950 के स्नैपशॉट की कहानी है, और अनुच्छेद 9, 10 और 11 भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं। मतलब एकल नागरिकता होगी, नागरिकता सुरक्षित रहेगी, लेकिन अंतिम शक्ति हमेशा जनता द्वारा चुनी गई संसद के पास होगी। तो अगर इस पूरी गहरी चर्चा का सार हमें 10 शब्दों में बांधना हो तो वो क्या होगा?
26 जनवरी 1950 का स्नैपशॉट, बाकी सब संसद तय करती है, सिर्फ एकल नागरिकता। बिल्कुल सटीक। हमने ये तो समझ लिया कि संविधान निर्माताओं ने उस समय की जटिल परिस्थितियों के हिसाब से नागरिकता को कैसे परिभाषित किया। लेकिन यहाँ एक विचार के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान ने हमें 1950 के लिए नागरिकता की परिभाषा दी, पर आज की दुनिया में जहाँ लोग डिजिटल नोमैड हैं, कंपनियां मल्टीनेशनल हैं और पहचानें वैश्विक हो चुकी हैं, नागरिकता का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पासपोर्ट, एक कानूनी दस्तावेज है, या इसका संबंध बिलोंगिंग यानी अपनेपन की भावना से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब संविधान में नहीं, बल्कि हमें और आपको मिलकर खोजना होगा। एक मिनट सोचिए जरा, क्या किसी की भारतीय नागरिकता सिर्फ इस बात पर निर्भर कर सकती है कि उसका जन्म किस साल में हुआ? 1987 से पहले भारत की धरती पर पैदा हुआ कोई भी बच्चा बस पैदा होने भर से भारतीय बन जाता था। लेकिन आज उसी धरती पर पैदा होने के बाद भी ये साबित करना पड़ सकता है कि आपके माता पिता अवैध प्रवासी नहीं है। और ये भी सोचिए कि आपकी सालों पुरानी भारतीय पहचान एक झटके में खत्म हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया। कोई कोर्ट केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस खत्म। ये किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये हमारे नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 की हकीकत है। आज हम इसी कानून की कह सकते हैं एक एक परत खोलने वाले हैं। हमारे पास ये वायरल नोट्स हैं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ब्रह्मास्त्र माने जाते हैं। हमारा मिशन सिर्फ लक्ष्मीकांत को रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच को डिकोड करना है। चलिए भारतीय नागरिकता के इस ब्रांड को समझते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी कहां-कहां जाल बिछाता है। तो सबसे पहले शुरू कहां से करें? ये जो नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है, ये पावर संसद को मिलती कहां से है? सोर्स क्या है इसका? इसका सोर्स है संविधान का अनुच्छेद 11। इसे आप संविधान की तरफ से संसद को दिया गया एक ब्लैंक चेक समझ सकते हैं। ब्लैंक चेक? हाँ बिल्कुल। इसमें साफ लिखा है कि संसद नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और उससे जुड़े किसी भी मामले पर कोई भी कानून बना सकती है। और इसी ब्लैंक चेक को कैश करके 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। मतलब संविधान ने खुद नियम तय नहीं किए, बल्कि गेंद पूरी तरह से संसद के पाले में डाल दी। और अनुच्छेद 9 वो तो बिल्कुल सीधी बात करता है ना। फर्जी से किसी और देश की नागरिकता अपनाई तो भारतीय नागरिकता का दरवाजा आपके लिए अपने आप बंद हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यानी भारत में दोहरी नागरिकता के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। ये प्रीलिम्स का एक क्लासिक सवाल है, इसे तो स्टार मार्क कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कोई भारतीय नागरिक बन कैसे सकता है? इन नोट्स में इसका एक बहुत ही शानदार निमोनिक है, ब्रांड। हाँ, ये ब्रांड आपको पूरा चैप्टर याद करा देगा। बी से बर्थ यानी जन्म से, आर से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, ए से एरिया मतलब किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने से, एन से नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण से, और डी से डिसेंट यानी वंश से। चलिए एक एक करके इस ब्रांड को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बी, बाय बर्थ। मुझे लगा था ये सबसे सीधा होगा, पर नोट्स में इसे द टाइमलाइन ट्रैप कहा गया है। समय का जाल, इसमें फंसने वाली क्या बात है? यही तो यूपीएससी का खेल, जो सीधा दिखता है वो होता नहीं है। जन्म से नागरिकता का जो नियम है वो समय के साथ लगातार सख्त होता गया है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 टाइम जोन में बांटते हैं। अच्छा, टाइम जोन में, ये मजेदार है, बताइए। तो जोन 1 यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, ये ओपन गेट जोन था। ओपन गेट? हाँ, कोई भी व्यक्ति जो भारत की धरती पर पैदा हुआ वो भारत का नागरिक। उसके माता पिता किस देश के हैं, कहाँ से आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे कहते हैं जो सॉली या धरती का अधिकार। मतलब उस दौर में तो नागरिकता का दरवाजा सबके लिए खुला था। फिर क्या हुआ? दरवाजे पर गार्ड बिठाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सही सवाल। 1980 के दशक में खासकर पड़ोसी देशों से जो प्रवासन बढ़ रहा था, उसको लेकर चिंताएं बढ़ीं। इसी के जवाब में आया जोन 2, जो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक चला। अब दरवाजे पर एक गार्ड था। और गार्ड क्या चेक कर रहा था? और अब यानी जोन 3, जो 3 दिसंबर 2004 से लागू है, अब क्या स्थिति है? अब ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। अब गेट पर गार्ड आपसे कह सकते हैं 2 आईडी कार्ड मांगता है। 2 आईडी कार्ड? हाँ, शर्तें हैं, जन्म भारत में हो और या तो दोनों माता पिता भारतीय हो या फिर
एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेंट ना हो। अवैध प्रवासी, ये कीवर्ड यहाँ बहुत जरूरी है। मतलब अब सिर्फ माँ या बाप का भारतीय होना ही काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि दूसरा पार्टनर अवैध रूप से तो भारत में नहीं रह रहा। और नोट्स में एक चेतावनी भी है। हाँ, एक ऐसा अपवाद जिसे कभी नहीं भूलना है। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों मतलब डिप्लोमेट्स और दुश्मन देश के नागरिकों यानी एनिमी एलियंस के बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होते। अच्छा, तो उन्हें भारत में पैदा होने पर भी यहाँ की नागरिकता नहीं मिलती? नहीं मिलती। और यूपीएससी इसी तरह के अपवादों में फंसाता है। ठीक है, तो जन्म का टाइमलाइन ट्रैप तो समझ आ गया। अब ब्रांड के डी पर आते हैं, बाय डिसेंट यानी वंश से। ये उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, सही कहा? बिल्कुल, ये खून के रिश्ते यानी जस सैंग्रेनिस का मामला है। और यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन है, खासकर जेंडर इक्वालिटी के नजरिए से। वो कैसे? 10 दिसंबर 1992 से पहले ये नियम पूरी तरह से लिंगभेदी था। नागरिकता सिर्फ तभी मिलती थी जब बच्चे का पिता भारतीय हो। माँ के भारतीय होने का कोई कानूनी महत्व ही नहीं था। ये तो सरासर भेदभाव था। इसे बदलने में 1992 तक का वक्त लग गया। हाँ, इस पर लगातार बहस चल रही थी और महिला अधिकार आंदोलनों का भी दबाव था। आखिरकार 1992 में कानून बदला गया और इसे लिंग तटस्थ यानी जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। तो अब माता या पिता किसी के भी भारतीय होने पर नागरिकता मिल सकती थी। बिल्कुल। और 2004 के बाद इसमें क्या बदलाव आया, जिसे नोट्स में द मॉडर्न रूल कहा गया है? 2004 के बाद इसे ऑटोमेटिक अधिकार से एक प्रक्रिया में बदल दिया गया। अब 3 शर्तें हैं और तीनों जरूरी हैं। पहली, बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ओके, 1 साल के अंदर। दूसरी, माता पिता को एक शपथ पत्र, एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उनके बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। और तीसरी, ये अब अपने आप मिलने वाला हक नहीं बल्कि एक आवेदन प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा। तो अब आते हैं आर और एन पर, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। इनमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। इन दोनों में मूल अंतर क्या है? इन्हें आसानी से कैसे समझें? इसे वाइब से समझिए। रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई ना कोई रिश्ता पहले से है, खून का, शादी का या मूल का, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIO। अच्छा, तो उनकी वाइब क्या है? उनकी वाइब है, मेरी जड़ें यही हैं, मैं बस घर वापस आ रहा हूं। और नेचुरलाइजेशन? नेचुरलाइजेशन उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पुराना पारिवारिक नाता नहीं है, मिसाल के तौर पर अदनान सामी। इनकी वाइब है, मैं इस देश की संस्कृति और मूल्यों से इतना प्रभावित हूं कि मैं इसे अपनाना चाहता हूं। ये एक बाहरी व्यक्ति है जो भारतीय बनना चाहता है। क्या बात है, मतलब एक घर वापसी जैसा है और दूसरा गोद लिए जाने जैसा। और शर्तों में भी बड़ा फर्क होगा फिर तो। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन के लिए आमतौर पर 7 साल भारत में रहना जरूरी है, जबकि नेचुरलाइजेशन के लिए ये अवधि 12 साल तक है। लेकिन एक शर्त दोनों में कॉमन है और परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या? दोनों ही तरीकों से नागरिक बनने वाले व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, ओथ ऑफ एलिजेंस, लेनी पड़ती है। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन की पूरी चेकलिस्ट देखते हैं। ये प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन योग्य है और कौन नहीं। ध्यान से सुनिए, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति यानी PIO जो आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है, 7 साल। दूसरा, PIO जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश में रह रहा हो। तीसरा, वो व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और 7 साल से भारत में रह रहा हो। ओके। चौथा, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पांचवा, कोई वयस्क जिसके माता पिता पहले से भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। और छठा, ये सबसे नया है, कोई OCI कार्ड धारक जो 5 साल से कार्ड होल्डर है और आवेदन से पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा है। और वो एक गोल्डन रूल जो हमेशा याद रखना है। बिल्कुल। इन सभी मामलों में व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ये शर्त हर जगह है। अब बात करते हैं नेचुरलाइजेशन की, यानी नागरिकता कमाने की। इसकी शर्तें तो और भी सख्त होंगी। इसे आप एक तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं भारतीय नागरिक बनने के लिए। पहला, वो ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीयकरण से नागरिक बनने से रोका जाता हो, मतलब बराबरी का सिद्धांत। सही। दूसरा, उसे अपने पुराने देश की नागरिकता छोड़नी होगी। तीसरा, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर। 1 मिनट, अच्छा चरित्र
ये तो बहुत सब्जेक्टिव बात है। इसका फैसला कौन और कैसे करेगा? यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड न हो और वो समाज के लिए खतरा न हो। हाँ। ये सरकार को एक विवेकाधीन शक्ति देता है। हाँ। चौथी शर्त, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान हो। और 5वीं शर्त? आखिरी और सबसे बड़ी शर्त, वो आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहा हो और पिछले 14 सालों में से कुल 11 साल भारत में रहा हो। बाप रे, 14 में से 11 साल, ये तो बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। और नोट्स में एक जीनियस एक्सेप्शन का भी जिक्र है। हाँ, ये सरकार का वाइल्ड कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के क्षेत्र में असाधारण योगदान देता है, तो सरकार उसके लिए ये सारी शर्तें माफ कर सकती है। वाह, ये विशेष प्रतिभा का सम्मान है। तो एक तरफ सरकार किसी असाधारण प्रतिभा के लिए सारे नियम बदल सकती है और दूसरी तरफ सरकार एक ही आदेश से लाखों लोगों को नागरिक बना सकती है। मैं ब्रांड के ए यानी एरिया इनकॉर्पोरेशन की बात कर रही हूँ। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये सबसे आसान तरीका है। अगर कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, जैसे 1962 में पुडुचेरी बना, तो सरकार एक आदेश जारी करके वहां के लोगों को भारतीय नागरिक घोषित कर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत संवेदनशील मुद्दा जुड़ा है, असम समझौता 1985। ये सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं, बल्कि दशकों के आंदोलन और राजनीतिक बहस का नतीजा है। इन तारीखों के पीछे की वजह क्या थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है। असम समझौता सीधे तौर पर बांग्लादेश से हुए प्रवासन की समस्या से जुड़ा है। इसके तहत 3 कट ऑफ तारीखें तय की गईं, जो सिर्फ और सिर्फ असम के लिए हैं। क्या है वो 3 तारीखें? पहली, 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग असम आए, उन्हें बिना शर्त नागरिक मान लिया गया। दूसरी, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो आए, उन्हें रजिस्टर करवाना होगा, लेकिन उन्हें 10 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तारीख, 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आया, उसे विदेशी माना जाएगा और निर्वासित किया जाएगा। नागरिकता मिलना तो समझ लिया, अब इसे खोने के तरीकों पर आते हैं। इसका निमोनिक है RTD। बिल्कुल। RTD का मतलब है R से रिनंसिएशन यानी त्याग, जो एक स्वैच्छिक काम है। आप खुद घोषणा करते हैं कि मैं अपनी नागरिकता छोड़ रहा हूं। T से टर्मिनेशन यानी समाप्ति। हाँ, जो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, भारत की खत्म। और D से डेप्रिवेशन यानी वंचन, ये एक दंडात्मक कार्रवाई है जहां सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है। नोट्स में इसे लक्ष्मीकांत ट्रैप कहा गया है। रिनाउंसिएशन और टर्मिनेशन के नियमों में युद्ध के समय कुछ पेचीदगी है। इसे साफ साफ समझाइए, यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत है। हाँ, ये बहुत बारीक अंतर है और UPSC यही सवाल बनाता है। ट्रैप 1, अगर भारत किसी युद्ध में है तो सरकार आपकी नागरिकता त्यागने यानी रिनंसिएशन की अर्जी को रोक सकती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ठीक है, रिनाउंसिएशन को रोका जा सकता है, लेकिन टर्मिनेशन का क्या? अगर मैंने युद्ध के दौरान दुश्मन देश की नागरिकता ले ली तो? यहीं पर दूसरा और सबसे बड़ा ट्रैप है। टर्मिनेशन ऑटोमेटिक होता है, लेकिन युद्ध के समय हर चीज पर सरकार की कड़ी नजर होती है। अगर आपने किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ली तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वो दुश्मन देश है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। और रिनाउंसिएशन से जुड़ा वो बच्चों वाला नियम क्या था? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसके हर नाबालिग बच्चे की नागरिकता भी खत्म हो जाती है। हालांकि 18 साल का होने पर वो बच्चा अपनी भारतीय नागरिकता वापस पाने के लिए आवेदन कर सकता है। अब आते हैं सबसे सख्त तरीके पर, D फॉर डेप्रिवेशन, यानी सरकार कब और क्यों किसी की नागरिकता छीन सकती है। ये चार्जशीट क्या है? इसके 5 मुख्य आधार हैं। पहला, अगर नागरिकता धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से हासिल की गई हो। ठीक है। दूसरा, अगर संविधान के प्रति निष्ठाहीनता डिसलॉयल्टी दिखाई हो। तीसरा, युद्ध के दौरान दुश्मन देश से अवैध व्यापार या संपर्क किया हो। और चौथा? चौथा बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर किसी भी देश में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो।
और 5वां, अगर कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 साल से भारत के बाहर रह रहा हो बिना किसी वाजिब वजह के या बिना भारतीय दूतावास को सूचित किए। आखिर में इस पूरे चैप्टर का सार इन चीट कोड्स में दिया गया है। ये तो टॉपर्स का सीक्रेट नोट लग रहा है। बिल्कुल, पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। नागरिकता पानी है तो गेट द ब्रांड, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एरिया, नेशनलाइजेशन, डिसेंट। और नागरिकता बचानी है तो डोंट गेट आरटीडी, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन से बचें। और नेचुरलाइजेशन की 2 सबसे बड़ी शर्तें हैं। बी गुड, अच्छा चरित्र, एंड स्पीक 8, 8वीं अनुसूची की भाषा। क्या बात है। और 10 शब्दों में पूरा चैप्टर। संसद 1955 के अधिनियम के जरिए नागरिकता ब्रांड और उसकी समाप्ति आरटीडी को नियंत्रित करती है। इससे बेहतर रिवीजन तो हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा कि नागरिकता सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि नियमों, शर्तों और लगातार बदलते कानूनों का एक जटिल जाल है। ये कानूनी परिभाषा है कि कौन हम में से है और कौन नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। कानून हमें बताता है कि एक लीगल सिटीजन कौन है, पर एक गुड सिटीजन कौन है ये कोई कानून नहीं बताता। इस ब्रांड पहचान के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं जो किसी एक्ट में नहीं लिखी, जैसे कि संविधान के मूल्यों का सम्मान करना, भाईचारा बनाए रखना, शायद नागरिकता की असली परीक्षा तो वही होती है। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या तमिलनाडु की सरकार चेन्नई में किसी बिहारी को बसने से रोक सकती है? या मान लीजिए, क्या टेक्सास में कोई जज कह सकता है, माफ करना, ये नौकरी सिर्फ टेक्सास के नागरिकों के लिए है? बहुत दिलचस्प सवाल है। पहले का जवाब है नहीं, ज्यादातर नहीं, और दूसरे का हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और इसी हाँ और नहीं के बीच भारत की एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का पूरा रहस्य छिपा है। ये वो टॉपिक है जिस पर यूपीएससी को सवाल पूछना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। तो आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे वादे को समझने वाले हैं जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हकीकत में कई शर्तों के साथ आता है। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो सोर्सेज हैं वो इसी पहेली को सुलझाते हैं, और हमारा मिशन है कि हम सिर्फ क्या है ना समझे, बल्कि ऐसा क्यों है इसकी तह तक जाएं। एकदम। हम थ्योरी से लेकर उन कानूनी दांवपेचों को डिकोड करेंगे जो संविधान खुद हमें देता है। तो होता है ना, आमतौर पर दुनिया में जहां भी डुअल पॉलिटी होती है, जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड, वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप भी होती है। हाँ, दोहरी नागरिकता, मतलब आप टेक्सास के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी। सही पकड़ा। आपको राज्य और देश दोनों से अधिकार मिलते हैं। वहाँ का नागरिक अपने राज्य के प्रति भी वफादार होता है और देश के प्रति भी। लेकिन जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अमेरिकन मॉडल को देखा और कहा नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। उन्होंने जानबूझकर इसे खारिज कर दिया। पर क्यों? जब हमारे यहाँ भी केंद्र और राज्य सरकारें हैं तो दोहरी नागरिकता में क्या हर्ज था? वजह बहुत गहरी थी। भारत नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का घाव ताजा था। तो संविधान निर्माताओं को डर था कि अगर राज्यों की अपनी अलग नागरिकता होगी तो इससे क्षेत्रीय भावनाएं, मतलब मैं पहले महाराष्ट्रियन हूं फिर भारतीय वाली सोच, वो मजबूत हो सकती है। हाँ, और ये देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अच्छा, तो देश को जोड़ने के लिए उन्होंने कनाडा का मॉडल अपनाया। बिल्कुल, यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। हाँ, आपकी वफादारी केवल भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के प्रति है। आप ये नहीं कह सकते कि आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं। आप महाराष्ट्र के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। ये फर्क बहुत जरूरी है। और ये पहला यूपीएससी ट्रैप है। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। परीक्षा में सीधा सवाल आएगा कि भारत ने नागरिकता का मॉडल किस देश से लिया है। ऑप्शन में यूएसए और कनाडा दोनों होंगे, और ज्यादातर लोग यूएसए सोचेंगे, लेकिन याद रखिए जवाब कनाडा है, यूएसए नहीं। तो सैद्धांतिक रूप से इसका एक बहुत सुंदर सपना है। एक वादा कि भारत के हर नागरिक को, चाहे उसका जन्म कश्मीर में हुआ हो या कन्याकुमारी में, पूरे देश में एक समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, एक व्यक्ति, एक वोट, एक अधिकार, पूरे भारत में। एक खूबसूरत वादा। हाँ, ये तो है वादा, लेकिन और ये लेकिन ही यूपीएससी मेंस के लिए सबसे जरूरी शब्द है। हकीकत थोड़ी अलग है। अच्छा, हमारा संविधान खुद कुछ ऐसे अपवादों की इजाजत देता है जहां निवास के आधार पर भेदभाव करना कानूनी रूप से सही है। मतलब ये गलतियां नहीं है? नहीं, ये सोचे समझे गए कॉम्प्रोमाइजेस हैं। तो चलिए इन संवैधानिक समझौतों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला अपवाद जुड़ा है सरकारी नौकरियों से। हाँ, और इसका जिक्र है अनुच्छेद 16 में। आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 कहता है
कि संसद, पार्लियामेंट कुछ खास सरकारी नौकरियों के लिए निवास यानी रेजिडेंस को एक अनिवार्य शर्त बना सकती है। हर शब्द पर ध्यान देना है। हाँ, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, किसी राज्य के विधानमंडल के पास नहीं। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल है। नौकरियां तो ज्यादातर राज्य सरकारें देती हैं, तो ये अधिकार राज्यों को क्यों नहीं दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है। ये तो केंद्र की तरफ से एक तरह का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं लगता? यही तो वो संवैधानिक संतुलन है जिसकी मैं बात कर रहा था। संविधान निर्माताओं को पता था कि धरती के पुत्र यानी सन्स ऑफ द सॉइल की भावना बहुत प्रबल होगी। हर राज्य चाहेगा कि नौकरियां सिर्फ उसके निवासियों को मिलें। अगर ये शक्ति राज्यों को दे दी जाती तो वो इसे एक खतरनाक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे देश के अंदर ही दीवारें खड़ी हो जाती। बिल्कुल। अच्छा, तो ये शक्ति केंद्र को देकर संविधान ने धरती के पुत्र की भावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। सही बात है। लेकिन इसे राज्यों के हाथ में देकर एक खतरनाक हथियार बनने से भी रोक लिया। एकदम, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है और इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भी है। बताइए। 1957 में संसद ने एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट पारित किया था। ये कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए था। ओके। जहां गैर राजपत्रित पदों के लिए निवास की शर्त लगाई गई थी। हालांकि 1974 में ये कानून खत्म हो गया, सिवाय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, जहां आज भी अनुच्छेद 375D के तहत कुछ विशेष प्रावधान लागू हैं। तो पहला ट्रैप क्लियर है। निवास को नौकरी की शर्त कौन बना सकता है? सिर्फ संसद। सिर्फ संसद। अब आते हैं दूसरे लूप होल पर। ठीक है, राज्य सरकारें सीधे सीधे नौकरियां आरक्षित नहीं कर सकती, लेकिन वो भी तो अपने निवासियों को कुछ फायदा पहुंचाना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल। क्या उनके पास कोई और रास्ता है? हाँ, और यहीं पर संविधान का सबसे सूक्ष्म, सबसे चालाकी भरा लूप होल सामने आता है। कहाँ? जो अनुच्छेद 15 में छिपा है। देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, जन्म स्थान। इसमें क्या खास है? खास ये है कि संविधान ने यहाँ कौन सा शब्द नहीं इस्तेमाल किया। कौन सा? संविधान ने जन्म स्थान लिखा है, निवास स्थान, प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं। अरे एक मिनट, तो संविधान ने जानबूझकर निवास स्थान शब्द छोड़ दिया ताकि राज्य सरकारों के लिए रास्ता खुला रहे। यही है आहा मोमेंट। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि कोई राज्य सरकार ये तो नहीं कह सकती कि अगर आप इस राज्य में पैदा नहीं हुए तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जन्म स्थान पर आधारित भेदभाव होगा। बिल्कुल। लेकिन वो ये जरूर कह सकती है कि अगर आप इस राज्य के निवासी हैं तो आपकी ट्यूशन फीस 10,000 रुपए होगी और बाहरी छात्रों के लिए 1 लाख रुपए होगी। और ये पूरी तरह से संवैधानिक है? पूरी तरह से। वाओ, मुझे याद है मेरे एक दोस्त का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए आसानी से हो गया क्योंकि वो दिल्ली का निवासी था। हाँ, ये होता है। जबकि उसके बाहर के दोस्तों को ज्यादा ऊंची कट ऑफ का सामना करना पड़ा। तो ये है अनुच्छेद 15 का लूप होल असल जिंदगी में। ये भेदभाव तो है पर गैर कानूनी नहीं है। बिल्कुल। तो ये दूसरा बड़ा अपवाद है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी संवैधानिक अपवाद की। ओके। ये अनुच्छेद 19 से आता है, जो हमें पूरे भारत में घूमने फिरने, मूव फ्रीली और कहीं भी बसने, रिजाइड एंड सेटल की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ये तो बहुत सीधा साधा अधिकार लगता है। मैं चाहूं तो मुंबई में रहूं, चाहूं तो बेंगलोर में। इसमें क्या अपवाद हो सकता है? अपवाद तब आता है जब बात अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की रक्षा की होती है। अच्छा। संविधान कहता है कि इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जनजातीय क्षेत्रों, ट्राइबल एरियाज में बाहरी लोगों के प्रवेश करने, बसने और उनकी संपत्ति खरीदने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन क्या ये एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये भारत के बाकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता? आप देश के एक हिस्से में अपने ही नागरिकों को जाने से रोक रहे हैं। सतही तौर पर यह ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का इरादा भेदभाव करना नहीं बल्कि संरक्षण देना है। कैसे? इसे एक बायोस्फीयर रिजर्व की तरह समझिए। ओके। जैसे हम किसी जंगल के इकोसिस्टम को बचाने के लिए इंसानी दखल को सीमित करते हैं, वैसे ही इन जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और पारंपरिक व्यवसायों को बचाने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी हैं। और उनकी जमीन बचाने के लिए भी।
हाँ, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि बाहरी लोग उनकी जमीन और संसाधनों का शोषण न कर सकें। ये एक सुरक्षा कवच है, भेदभाव का हथियार नहीं। ठीक है, अब समझ आया। तो ये थे 3 मुख्य संवैधानिक अपवाद। हाँ। लेकिन एक और बहुत बड़ा मामला था जो अब इतिहास बन चुका है, जम्मू और कश्मीर। वो तो इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु था। हाँ बिल्कुल। 2019 तक जम्मू कश्मीर की कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा था और अनुच्छेद 35A भी था। हाँ, और अनुच्छेद 35A के तहत राज्य विधानमंडल को यह अधिकार था कि वो स्थायी निवासियों परमानेंट रेजिडेंट्स को परिभाषित कर सके। अच्छा। और ये स्थायी निवासी ही वहां सरकारी नौकरी पा सकते थे, जमीन खरीद सकते थे और स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि भारत का नागरिक होते हुए भी मैं और आप वहां जाकर बस नहीं सकते थे, ना नौकरी कर सकते थे। नहीं कर सकते थे। ये तो व्यवहार में दोहरी नागरिकता ही थी। एक तरह से हाँ। एकल नागरिकता के सिद्धांत का सबसे बड़ा उल्लंघन। बिल्कुल, ये एकल नागरिकता के वादे पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को सब कुछ बदल गया। हाँ, राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। तो अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी उसी तरह लागू होते हैं जैसे देश के बाकी हिस्सों में। अब एकल नागरिकता का सिद्धांत वहां भी पूरी तरह से लागू होता है। तो अब जब हमने सारे अपवाद समझ लिए हैं तो मेरा सिर थोड़ा घूम रहा है। अनुच्छेद 15, 16, 19। हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकता है। परीक्षा के दबाव में इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्या इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। इन 3 अपवादों को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान निमोनिक है। बताइए। बस ये याद रखें, डोंट REST ऑन सिंगल सिटीजनशिप। डोंट REST ऑन सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता के सिद्धांत पर आराम से मत बैठो, इसके अपवाद भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, REST इसे डिकोड करते हैं। हाँ। R का मतलब रेजिडेंस, निवास। नौकरियों के लिए संसद शर्त लगा सकती है, यह है अनुच्छेद 16। सही। ई का मतलब एजुकेशन, शिक्षा। राज्य अपने निवासियों को फीस में रियायतें दे सकता है, यह है अनुच्छेद 15 का लूप होल। हाँ। और ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, उनके क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध, यह है अनुच्छेद 19। एकदम परफेक्ट। ये तो शानदार है, REST। हाँ, ये आपको तीनों अपवाद सेकंडों में याद दिला देगा। और इसके साथ एक आर्टिकल चीट शीट भी दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ये 4 अनुच्छेद आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। ओके। अनुच्छेद 15, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं, पर निवास स्थान पर रियायत हो सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 16, संसद नौकरियों के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। अनुच्छेद 19, जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध। और चौथा? और अनुच्छेद 35A, 370 जो अब निरस्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। इन नंबरों को रटना ही होगा। हाँ, प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग या सीधे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहीं से बनते हैं। तो ये तो हुई प्रीलिम्स की तैयारी। अब थोड़ा मेंस के नजरिए से सोचते हैं। संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता को भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाया था। उनका लक्ष्य था कि कोई भी व्यक्ति खुद को तमिल, बंगाली या गुजराती से पहले भारतीय समझे। ये तो था लक्ष्य, लेकिन हकीकत क्या है? क्या हम आज 75 साल बाद कह सकते हैं कि ये लक्ष्य पूरा हो गया है? हकीकत तो यही है कि हम आज भी सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध और भाषाई झड़पें देखते हैं। सही बात है। धरती के पुत्र की मांगे आज भी बहुत प्रबल हैं, जो अक्सर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों और अवसरों को आरक्षित करने की बात करती हैं। तो इसका सार ये है कि कानून की किताबों में एकल नागरिकता है, लेकिन एक पूरी तरह से एकीकृत राष्ट्र का निर्माण वो अभी भी एक कार्य प्रगति पर है, अ वर्क इन प्रोग्रेस। संविधान ने नींव रख दी, पर उस पर एक मजबूत भावनात्मक रूप से एकीकृत इमारत बनाने का काम अभी भी जारी है। ये एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का निचोड़ यही है कि एकल नागरिकता एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक आदर्श है जिसे पाने के लिए संविधान ने खुद कुछ व्यावहारिक समझौते किए हैं। सही। और जाने से पहले हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। संविधान में दिए गए इन अपवादों को देखते हुए
चाहे वो नौकरियों के लिए निवास की शर्त हो, शिक्षा में रियायत हो या जनजातीय क्षेत्रों का संरक्षण हो। क्या ये अपवाद एक भारत के विचार को मजबूत करने के लिए जरूरी सेफ्टी वॉल्व हैं? या फिर ये वो छोटी छोटी दरारें हैं जो धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता की नींव को कमजोर करती हैं? एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सोचिए, कोई व्यक्ति बेंगलोर में मतलब अरबों डॉलर की एक टेक कंपनी चला सकता है, लेकिन अपने ही ऑफिस के बाहर होने वाले नगर निगम चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, यही है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या OCI का विरोधाभास। OCI, हाँ। एक ऐसा स्टेटस जो आपको लगभग सब कुछ देता है, सिवाय उस एक चीज के जो नागरिक होने की सबसे बड़ी पहचान है। आज की इस गहरी चर्चा का मिशन है इन नोट्स के जरिए OCI की हर परत को खोलना। हम इसे मतलब कानूनी भाषा के जंजाल से निकालकर इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि हर कोई समझ सके। हाँ, लेकिन इतनी गहराई से कि UPSC का कोई भी जरूरी नुक्ता छूट ना जाए। बिल्कुल। चलिए इस कानूनी और संवैधानिक भूल भुलैया को सुलझाते हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है हमें उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करना चाहिए जो हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। कौन सा? कि अगर OCI दोहरी नागरिकता नहीं है तो आखिर ये है क्या? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। वो अरबपति CEO वोट क्यों नहीं दे सकता? हमारे नोट्स में पहली लाइन है OCI इज नॉट डुअल सिटीजनशिप। बिल्कुल नहीं। और आगे लिखा है इट इज अ स्टैट्यूटरी स्टेटस नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए, संविधान हमारी रूल बुक है, मतलब देश का मौलिक कानून जो आसानी से नहीं बदलता। ठीक है। और संसद के बनाए कानून वो गेम के नियम हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। अच्छा, दोहरी नागरिकता रूल बुक में ही मना है, इसीलिए संसद ने गेम के नियमों में बदलाव करके OCI बनाया। मतलब OCI का जिक्र सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है, भारत के संविधान की मूल किताब में नहीं। एकदम सही। इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी यानी कानूनी दर्जा है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक नहीं। बिल्कुल। और वो कौन सी दीवार है जो दोहरी नागरिकता को रोकती है? देखिए, यहीं पर UPSC का सबसे बड़ा ट्रैप है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9? हाँ, ये साफ कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। संविधान का यही सिद्धांत है ना? अच्छा, तो आर्टिकल 9 एक मजबूत दीवार है। तो फिर OCI जैसा दरवाजा बनाने की शक्ति संसद को कहां से मिली? ये आर्टिकल 11 का कमाल है ना? बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक समझा। अगर आर्टिकल 9 दीवार है तो आर्टिकल 11 संसद को वो शक्ति देता है कि वो नागरिकता से जुड़े कोई भी गेम के नियम बना सकती है, बदल सकती है या खत्म कर सकती है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का एक्ट बना। हाँ, और बाद में उसी में OCI का रास्ता खुला गया। तो ये थी इसकी बुनियाद। चलिए अब OCI के बनने की कहानी देखते हैं। मुझे यकीन है ये एक दिन भर तो नहीं बना होगा। अरे बिल्कुल नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि OCI का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो इसका मूल विचार था ही नहीं। सच में? हाँ, असल में तो बात पक्की दोहरी नागरिकता की हुई थी। इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2000 में, जब डायस्पोरा पर एक हाई लेवल कमेटी बनी थी। हाँ, LM सिंघवी कमेटी। बिल्कुल, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी ने की और उन्होंने यही सिफारिश की थी। मतलब शुरुआत में सपना तो दोहरी नागरिकता का ही था, लेकिन वो आर्टिकल 9 की दीवार रास्ते में आ गई। हाँ, इसीलिए हमें एक नया दरवाजा बनाना पड़ा। 2002 में PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम आई। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं थीं। फिर 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए 16 चुनिंदा देशों के PIOs के लिए OCI का प्रावधान किया गया। और यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, जो एक पैटर्न की तरह आगे भी दिखेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश तब शामिल नहीं थे। हाँ, तब भी शामिल नहीं थे। बिल्कुल, ये प्रतिबंध शुरू से ही था। फिर 2005 में OCI को लगभग सभी देशों के लिए खोल दिया गया, सिवाय इन दोनों के। और फिर आया असली गेम चेंजर, एक ऐसी तारीख जो हर एस्पिरेंट को याद होनी चाहिए। 9 जनवरी 2015। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन सरकार ने PIO स्कीम को पूरी तरह खत्म कर दिया और PIO और OCI का विलय कर दिया। तो वो दो अलग अलग कार्ड्स की उलझन खत्म होगी। हाँ बिल्कुल, अब सिर्फ एक ही कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक।
इस तारीख से सभी मौजूदा पीआईओ कार्ड धारकों को अपने आप ओसीआई कार्ड धारक मान लिया गया। ये प्रीलिम्स में सीधा सवाल बन सकता है कि विलय कब हुआ। तो ये थी ओसीआई के बनने की कहानी, जो दोहरी नागरिकता के सपने से शुरू हुई और एक अनोखे बीच के रास्ते पर आकर रुकी। लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में इस रास्ते पर चलने के लिए योग्य कौन है? कौन ये कार्ड हासिल कर सकता है? चलिए पात्रता की इस चेकलिस्ट को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति जो आज किसी और देश का नागरिक है लेकिन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कभी भारत का नागरिक था। ओके। दूसरा, या फिर जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था पर बना नहीं। तीसरा, जो ऐसे किसी क्षेत्र से था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, जैसे गोवा, दमन और दीव या सिक्किम। राइट। चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का बच्चा, पोता पोती या परपोता परपोती। वाह। यानी 3 पीढ़ियों तक इसकी जड़ें पहुंचती हैं। 3 पीढ़ियों तक। अच्छा। पांचवा, उपरोक्त में से किसी का भी नाबालिग बच्चा। और छठा, ये भी जरूरी है, किसी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी। हाँ, पर उसमें शर्त है। हाँ, शर्त यह है कि शादी रजिस्टर्ड हो और आवेदन की तारीख से कम 2 साल तक चली हो। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि असली परीक्षा इन नियमों की बारीक डिटेल्स में छिपी होगी। कहाँ फंसा सकता है एग्जामिनर? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर आता है लक्ष्मीकांत ट्रैप, जो एग्जामिनर का पसंदीदा है। अच्छा। हाँ, ये वो बारीक नुक्ता है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सवाल है, क्या ढाका या लाहौर में जड़ों वाला कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आज अमेरिका का नागरिक है, लेकिन उसके दादा दादी कभी अविभाजित भारत के लाहौर में रहते थे और बाद में पाकिस्तान के नागरिक बने। क्या वो व्यक्ति आज ओसीआई के लिए योग्य है? इसका जवाब है एक बड़ा नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं। नियम बिल्कुल साफ और कठोर है। कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी में से कोई भी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा हो, वो ओसीआई के लिए योग्य नहीं होगा। भले ही वो व्यक्ति अब अमेरिका या ब्रिटेन का नागरिक हो और उसका आज पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई लेना देना ना हो। हाँ, बिल्कुल। द रूट मैटर्स, जड़ें कहाँ है, ये मायने रखता है। ये एक नॉन निगोशिएबल क्लॉज है। यूपीएससी आपको यहीं फंसाने की कोशिश करेगा। वो एक ऐसा सिनारियो देंगे जिसमें व्यक्ति आज किसी पश्चिमी देश का प्रतिष्ठित नागरिक है, लेकिन उसकी एक पीढ़ी का संबंध इन 2 देशों से रहा है, और पूछेगा कि क्या वो योग्य है, और जवाब हमेशा नहीं होगा। हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ओसीआई कौन बन सकता है और कौन नहीं, तो सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अधिकारों की जंग। एक भारतीय नागरिक और एक ओसीआई कार्ड धारक के अधिकारों में क्या अंतर है? ये इस चैप्टर का सार है ना? बिल्कुल, और यहीं से मेंस के सवाल बनते हैं। चलिए इस टेबल को डिकोड करते हैं। हाँ। सबसे पहले सार्वजनिक रोजगार। हाँ। आर्टिकल 16 के तहत सरकारी नौकरी में अवसर की समानता का अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ओसीआई कार्ड धारकों को यह अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर, मतदान का अधिकार। तो अब समझ में आया कि वो बैंगलोर वाले अरबपति सीईओ वोट क्यों नहीं डाल सकते। उन्हें आर्थिक अधिकार तो मिले हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं। एकदम सही। वे न तो वोट दे सकते हैं, न ही किसी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तीसरा, संवैधानिक पद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, ये सब पद ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नहीं है। की चाबियां हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये देश के सबसे भरोसे वाले पद हैं, जैसे घर की चाबियां, जो सिर्फ परिवार के सदस्य यानी नागरिक को ही दी जाती हैं। और विधायिका का क्या वे सांसद या विधायक बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वे संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते। ओके। और आखिरी बड़ा अंतर है भारत में प्रवेश। एक भारतीय नागरिक को भारत में कभी भी प्रवेश करने का मौलिक अधिकार है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ओसीआई कार्ड धारक के लिए? देखिए, एक ओसीआई कार्ड धारक को आजीवन वीजा मिलता है, जो एक बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन ये एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। सरकार चाहे तो इसे रद्द कर सकती है। अगर इतने सारे अधिकार नहीं हैं, तो फिर लोग ओसीआई कार्ड लेते ही क्यों हैं? इसके फायदे क्या हैं जो इसे इतना आकर्षक बनाते हैं? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला,
मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। उन्हें भारत आने जाने के लिए बार बार वीजा के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। वो जब चाहे जितनी बार चाहे भारत आ जा सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर हैं, उन्हें अक्सर भारत में अपने माता पिता से मिलने आना पड़ता था। हर बार वीजा की कागजी कार्रवाई। ओसीआई कार्ड मिलने के बाद वो कहती हैं कि ऐसा लगा जैसे भारत का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए खुल गया हो। बहुत अच्छा उदाहरण। दूसरा बड़ा फायदा है एफआरआरओ से छूट। ये एफआरआरओ क्या है? एफआरआरओ यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये वो सरकारी दफ्तर है जहां विदेशियों को लंबे समय तक रुकने पर अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है, जो काफी पेचीदा प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा, ओसीआई कार्ड धारकों को इस झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, एनआरआईज के साथ समानता। वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बराबर माना जाता है। अच्छा, मतलब वो निवेश कर सकते हैं, वे भारत में निवेश कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि नीट या जेईई जैसी परीक्षाओं में भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, एक बहुत जरूरी अपवाद जिस पर प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। हाँ, और वो है कि वे कृषि या बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। दे कैन नॉट अक्वायर एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है जिसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन क्या ये ओसीआई स्टेटस कभी रद्द भी हो सकता है? क्या सरकार ये रेड कार्ड दिखा सकती है? हाँ बिल्कुल, सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकती है। इसके लिए 6 मुख्य आधार हैं और इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक मेमोरी हैक, एक निमोनिक है, FWDPS। FWDPS, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं एक एक करके। F से फ्रॉड, धोखाधड़ी, यानी गलत जानकारी देकर या कुछ छुपाकर रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है। W से वॉर, युद्ध, अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध में है तो उस दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी रूप से व्यापार या संवाद करना। D से डिसअफेक्शन, असंतोष, भारत के संविधान के प्रति असंतोष दिखाना या बोलना। ओके। P से प्रिजन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दें, अगर रजिस्ट्रेशन के 5 साल के भीतर किसी ओसीआई कार्ड धारक को 2 साल से ज्यादा की कैद की सजा मिलती है। ओह, ये नंबर्स। हाँ, यूपीएससी इन नंबरों से खेलेगा, 5 साल, 2 साल, यहाँ सावधान रहें। ठीक है। और S? और S से सॉवरेनिटी, संप्रभुता, जब भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द करना जरूरी हो। और एक और है जो इस निमोनिक में नहीं है लेकिन उतना ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें स्टेटस शादी के आधार पर मिला है। हाँ, और वो है विवाह का टूटना। अगर ओसीआई स्टेटस शादी के आधार पर मिला था और वो शादी टूट जाती है, यानी तलाक हो जाता है, या फिर भारतीय जीवन साथी किसी और से शादी कर लेता है, तो उस आधार पर भी विदेशी जीवन साथी का ओसीआई कार्ड रद्द किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ओसीआई छोड़ना चाहे तो इसकी क्या प्रक्रिया है? ये एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया है जिसमें 3 स्टेप्स हैं। क्या है वो? स्टेप 1, व्यक्ति एक निर्धारित तरीके से घोषणा करता है कि वो अपना ओसीआई स्टेटस त्यागना चाहता है। स्टेप 2, केंद्र सरकार उस घोषणा को रजिस्टर करती है। और स्टेप 3? जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है वो व्यक्ति ओसीआई नहीं रहता। बहुत सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, डोमिनो इफेक्ट। मतलब अगर माता पिता ओसीआई छोड़ दें तो उनके बच्चे के स्टेटस का क्या होगा? यही तो सबसे जरूरी और ट्रैप एरिया है। अच्छा। नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ओसीआई नहीं रहता तो उसका हर वो बच्चा जो नाबालिग, माइनर है और जिसे ओसीआई का दर्जा मिला हुआ है, उसकी ओसीआई भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी ओसीआई भी अपने आप खत्म हो जाएगी। दिस इज क्रूशियल, डोंट फॉरगेट द किड्स। एक डोमिनो के गिरने से बाकी सब भी गिर जाते हैं ना। हाँ। वैसे ही पेरेंट का स्टेटस जाने पर माइनर बच्चे का स्टेटस भी चला जाता है। तो इन सभी नोट्स का अगर 10 शब्दों में सार निकालना हो तो वो होगा, ओसीआई लाइफ टाइम एक्सेस पास पर राजनीतिक अधिकार नहीं, दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। ओसीआई भारत आने जाने, काम करने और निवेश करने का एक लाइफ टाइम पास है, लेकिन ये देश की नागरिकता और उससे जुड़े राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देता। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि ओसीआई एक कानूनी दर्जा है जो संसद के कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से बना है। इसका मतलब जो चीज संसद कानून से बना सकती है उसे कानून से बदल भी सकती है।
तो सोचिए भविष्य में भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच रिश्ते कैसे बदलेंगे? क्या वैश्विक जरूरतों को देखते हुए ओसीआई के अधिकार और बढ़ सकते हैं या ये और सीमित हो सकते हैं? हाँ, ये सवाल भारत की बदलती वैश्विक भूमिका और दुनिया भर में फैले डायस्पोरा की बढ़ती ताकत और प्रभाव से सीधे तौर पर जुड़ा है और मुझे लगता है इस पे हर एस्पिरेंट को सोचते रहना चाहिए। एक सवाल है जो मतलब अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वालों का दिमाग घुमा देता है। सोचिए कोई व्यक्ति है जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है। हाँ। वो दिल्ली के एम्स में एक टॉप न्यूरोसर्जन तो बन सकता है, भारत के सबसे बड़े मरीजों का इलाज कर सकता है, लेकिन वही ब्रिलियंट डॉक्टर पंजाब में खेती के लिए, आप मानेंगे नहीं, 1 एकड़ जमीन तक नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? मतलब ये कौन सा नियम है? और यही तो वो चक्रव्यूह है जिसमें ज्यादातर लोग और खासकर अभ्यर्थी फंस जाते हैं। आज हमारे पास नागरिकता पर कुछ वायरल हैंड रिटन नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स के हर एक शब्द को डिकोड करना। अच्छा। ये जो एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ का कंफ्यूजन है ना, आज इसे जड़ से खत्म कर देंगे। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये भारतीय पहचान की एक पहेली है। तो चलिए इन नोट्स को एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं, जहां हर लाइन, हर कॉमा का एक मतलब है। इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये पहचान का संकट ही दूर करते हैं। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये तीनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। एक आम इंसान के लिए तो ये सब विदेश में रहने वाले भारतीय हैं। और यहीं पर यूपीएससी अपना पहला जाल बिछाता है। सही बात है। एकदम सही पकड़ा आपने। यहीं पर सबसे बड़ा आधार छिपा है। इन नोट्स के पहले पन्ने को देखिए, इसमें बहुत साफ साफ बताया गया है। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये कौन है? सीधी सी भाषा में कहूं तो ये टीम इंडिया का वो खिलाड़ी है जो खेल तो भारत के लिए रहा है, पर अभी एक अवे मैच खेलने विदेश गया है। वाह, क्या बात है। मतलब पासपोर्ट भारतीय है, वो भारत का नागरिक है, वोट भी डाल सकता है अगर चुनाव के समय भारत में हो। बस टैक्स के नियमों के हिसाब से वो कुछ तय समय से ज्यादा विदेश में रहता है। नागरिकता पर कोई सवाल नहीं। एग्जैक्टली। कीवर्ड है इंडियन पासपोर्ट। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके। ये वो व्यक्ति था जिसके पूर्वज यानी दादा दादी, नाना नानी भारतीय थे, लेकिन उसके पास विदेशी पासपोर्ट होता था। मैं था इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2015 में इस पीआईओ स्कीम को ओसीआई में मिला दिया गया, तो ये खिलाड़ी अब रिटायर हो चुका है। अच्छा, तो पीआईओ को अब हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, वो अब इतिहास है। अब आते हैं हमारे आज के स्टार प्लेयर पर, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नाम ही अपने आप में कंफ्यूजन है, सिटीजन भी और ओवरसीज भी। और यही है यूपीएससी का सबसे पसंदीदा ट्रैप। ओसीआई का मतलब है विदेशी पासपोर्ट वाला व्यक्ति जिसके पूर्वज भारतीय थे और जिसे भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे है NRI इज इक्वल टू इंडियन पासपोर्ट, OCI इज इक्वल टू फॉरेन पासपोर्ट। बस ये एक लाइन याद कर ली तो आधा कंफ्यूजन यहीं खत्म। OCI भारत का नागरिक नहीं है। अच्छा। उसे बस कुछ नागरिक जैसे अधिकार मिले हैं। वो एक VIP गेस्ट है, परिवार का सदस्य नहीं। वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। तो अगर OCI एक तरह का VIP क्लब है, तो इस क्लब का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी योग्यता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए नोट्स में एक 4 पॉइंट की चेकलिस्ट दी गई है। इसे ध्यान से समझना होगा। पहला पॉइंट है द टाइमलाइन, यानी समय सीमा। वो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या फिर उस तारीख को भारत का नागरिक बनने के योग्य था। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। ये तो हमारी स्टार्टिंग लाइन हो गई। अगला पॉइंट। दूसरा है द टेरिटरी, यानी क्षेत्र। वो उस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। ठीक है, टाइम और जगह दोनों तय हो गए, लेकिन अगर कोई खुद उस समय नागरिक नहीं था तो? यहीं पर तीसरा पॉइंट आता है द ब्लड लाइन, यानी वंश। अगर कोई खुद योग्य नहीं है तो वो ऐसे किसी नागरिक का बच्चा, पोता पोती या परपोता परपोती हो जो पहले 2 पॉइंट्स को पूरा करता हो। और चौथा पॉइंट द किड्स, यानी इन सभी लोगों के जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी योग्य हैं। रुकिए, नोट्स में एक और क्लॉज है,
जिसे लाल पेन से मार्क किया गया है। स्पाउस क्लॉज यानी जीवन साथी वाला नियम, इसे परीक्षक का पसंदीदा जाल भी कहा गया है। इसे डिकोड करते हैं। हाँ, और यहीं पर 90% अभ्यर्थी गलती करते हैं। अच्छा, ये है वो ट्रैक। हाँ, नियम कहता है कि एक भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी जीवन साथी भी ओसीआई के लिए आवेदन कर सकता है। ओके। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर। शर्त ये है कि उनकी जो शादी है वो आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 2 साल तक लगातार चली हो और रजिस्टर्ड हो। ओहो, तो कीवर्ड तुरंत नहीं बल्कि कम से कम 2 साल है। बिल्कुल। परीक्षक यहीं फंसाएगा। हाँ। वो ऑप्शन में देगा कि शादी होते ही विदेशी जीवन साथी ओसीआई के लिए योग्य हो जाता है, और ये एक ट्रैप होगा। क्या कोई ऐसा भी है जिसे इस क्लब से बाहर रखा गया है? कोई रेड फ्लैग देश? हाँ बिल्कुल, 2 रेड फ्लैग देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी कभी भी इन 2 देशों में से किसी के नागरिक रहे हैं तो वो ओसीआई के लिए योग्य नहीं है, चाहे वो बाकी सारी शर्तें पूरी ही क्यों ना करते हो। हाँ, चाहे वो बाकी सारी शर्तें पूरी ही क्यों ना करते हो। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ है? इसका सीधा संबंध भारत के बंटवारे और उसके बाद के राजनीतिक संबंधों से है। ये नियम बिना किसी लाग लपेट के इन 2 देशों के नागरिकों को ओसीआई की श्रेणी से बाहर रखता है। अच्छा। और इसे याद रखने के लिए नोट्स में एक शानदार निमोनिक दिया गया है। क्या है वो? नो पीबी फॉर ओसीआई। नो पीबी फॉर ओसीआई। हाँ, पी से पाकिस्तान, बी से बांग्लादेश। आसान और प्रभावी। परीक्षा के दबाव में भी ये याद रहेगा। नो पीबी फॉर ओसीआई, ये तो दिमाग में छप गया। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, हमारे शुरुआती सवाल पर। एक ओसीआई कार्ड धारक भारत में क्या कर सकता है और क्या नहीं? अधिकारों और प्रतिबंधों का ये खेल क्या है? इसे हम कुछ जोन्स में समझते हैं। सबसे पहले है एंट्री और स्टे का अधिकार। ओसीआई कार्ड असल में जीवन भर के लिए एक वीआईपी एंट्री पास है। ये एक लाइफ लॉन्ग वीजा की तरह काम करता है। मतलब बार बार वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं? 0, कोई जरूरत नहीं। और भारत में रहने के बारे में क्या? क्या उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी पड़ती है, जैसे कुछ विदेशियों को एफआरआरओ में करना पड़ता है? नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। वो इस प्रक्रिया से पूरी तरह एग्जेम्प्ट हैं। एग्जेम्प्टेड है? हाँ, पूरी तरह। चाहे वो 6 महीने रहे या 6 साल, उन्हें किसी भी पुलिस अथॉरिटी या एफआरआरओ को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए ये कितनी बड़ी सहूलियत है। बिल्कुल। मतलब एक बार ओसीआई कार्ड मिल गया तो भारत आना जाना और रहना लगभग एक एनआरआई जैसा ही हो जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला पेचीदा होता है, पैसा और जमीन। हाँ, यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। इसे 2 जोन में बांटते हैं, ग्रीन जोन जहाँ अनुमति है और रेड जोन जहाँ सख्त मनाही है। ग्रीन जोन में नियम कहता है कि आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में ओसीआई को एनआरआई के बराबर माना जाएगा। इसे कहते हैं पैरिटी विद एनआरआईज। ये एक ऑफिशियल टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब असल जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है? इसका मतलब है कि वो भारत में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अपने बच्चों का भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करा सकते हैं, घरेलू हवाई यात्रा के लिए उन्हें एनआरआई वाला ही किराया देना होगा, और ताजमहल या किसी नेशनल पार्क में एंट्री फीस भी एनआरआई के बराबर ही लगेगी। ये तो बहुत सारे अधिकार हैं। अब उस रेड जोन की बात करते हैं जहां हमारे एम्स वाले डॉक्टर साहब फंस गए थे। और यही हमारे शुरुआती सवाल का जवाब छिपा है। रेड जोन में साफ साफ लिखा है, ओसीआई कार्ड धारक भारत में खेती की जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड, बगान, प्लांटेशन प्रॉपर्टीज जैसे कॉफी या चाय के बगान नहीं खरीद सकते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। अरे वाह! तो एम्स में डॉक्टरी करना एक पेशेवर और आर्थिक गतिविधि है जिसकी अनुमति है, पर खेत खरीदना प्रतिबंधित है। अब ये पहेली सुलझ गई, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे की सोच भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों के हितों की रक्षा करना है। खेती की जमीन एक बहुत ही संवेदनशील और सीमित संसाधन है ना? हाँ बिल्कुल। तो सरकार नहीं चाहती कि विदेशी नागरिक या बड़े कॉरपोरेशंस बड़े पैमाने पर भारत की खेती की जमीन खरीदने लगें, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान हो और जमीन की कीमतें आसमान छूने लगें। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, नोट्स में इसके लिए भी एक कमाल का निमोनिक है। बताइए। डोंट बेट द फार्म। डोंट बेट द फार्म। हाँ, यानी फार्म पर दांव मत लगाओ। इसका मतलब है
नो फार्मिंग एग्रीकल्चरल राइट्स फॉर माइग्रेंट्स, OCI। कमाल है। डोंट बेट द फार्म, ये तो कभी नहीं भूलेगा। अब बात करते हैं जॉब्स और एजुकेशन की। हाँ, इसमें भी उन्हें NRI के बराबर अधिकार दिए गए हैं। OCI कार्ड धारक कुछ पेशों में काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, वकील, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो नीट जैसी अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षाओं में भी बैठ सकते हैं और जनरल कैटेगरी की सीटों पर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी तो हमेशा छिपी हुई शर्तों पर सवाल पूछता है। क्या कोई ऐसा प्रतिबंध भी है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते? कोई हिडन क्लॉज? एक बहुत जरूरी छिपा हुआ प्रतिबंध है जिसे नोट्स में हाईलाइट किया गया है। OCI कार्ड धारक भारत में लगभग सभी गतिविधियां कर सकते हैं सिवाय 3 चीजों के। और ये 3 चीजें हैं? कौन सी? रिसर्च का काम, मिशनरी का काम और पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग। अच्छा, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट है। तो अगर किसी OCI कार्ड धारक को हिमालय में रिसर्च करनी हो या किसी NGO के लिए काम करना हो तो उन्हें भारतीय मिशन या FRRO से एक विशेष अनुमति यानी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कारण हो सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे परीक्षक पूछ सकता है, क्योंकि ये सामान्य जानकारी में नहीं होता। ये तो सच में एक हिडन डिटेल है। अब एक और सवाल, क्या कोई OCI कार्ड धारक इस VIP क्लब से अपग्रेड होकर टीम इंडिया का परमानेंट सदस्य बन सकता है? यानी क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है? हाँ, इसका एक सीधा रास्ता है। नोट्स में इसे 3 कदमों में समझाया गया है। क्या है वो कदम? पहला कदम, उन्हें कम से कम 5 साल तक OCI कार्ड धारक के रूप में रजिस्टर्ड रहना होगा। दूसरा कदम, नागरिकता के लिए आवेदन करने से ठीक पहले उन्हें लगातार 12 महीने भारत में रहना होगा। ठीक है। और तीसरा, वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त होगी, है ना? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण शर्त, जब उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी तो उन्हें अपनी विदेशी नागरिकता छोड़नी होगी। अच्छा। क्योंकि भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। और यहीं से हम संविधान के उन अनुच्छेदों पर आते हैं जो इस पूरे खेल की नींव है। ये तो यूपीएससी का पसंदीदा एरिया है, आर्टिकल्स। कौन से अनुच्छेद हैं जो हर अभ्यर्थी को पता होने चाहिए? 4 अनुच्छेद सोने की तरह कीमती हैं। पहला है अनुच्छेद 5। ये संविधान की शुरुआत में नागरिकता के बारे में बताता है। ये हमारे OG सिटीजन्स हैं, यानी ओरिजिनल नागरिक। दूसरा है अनुच्छेद 8। ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की बात करता है। PIO और OCI जैसी योजनाओं का आधार यहीं से निकलता है। और अनुच्छेद 9, ये तो बहुत बार सुना है। अनुच्छेद 9 बहुत ही सख्त और सीधा है। ये साफ कहता है, अगर किसी भारतीय ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। मतलब एक म्यान में 2 तलवारें हैं। बिल्कुल, नो ड्यूल सिटीजनशिप, फुल स्टॉप। और आखिरी अनुच्छेद 11, जिसे नोट्स में बॉस आर्टिकल कहा गया है, ऐसा क्यों? हाँ, अनुच्छेद 11 को बॉस आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी और अंतिम शक्ति देता है। पूरी शक्ति? हाँ, पूरी शक्ति। भविष्य में नागरिकता के नियम कैसे होंगे, कौन नागरिक होगा कौन नहीं, OCI के नियम बदलने हैं या नहीं, ये सब तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसमें हुए सारे संशोधन इसी अनुच्छेद की शक्ति से बने हैं। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। अब आखिर में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं उन 3 सबसे बड़े मिथकों का जिनसे एक अभ्यर्थी को बचना चाहिए। जरूर। परीक्षा के लिए ये 3 जाल याद रखना बहुत जरूरी है। मिथक नंबर 1, OCI दोहरी नागरिकता है। और सच क्या है? सच नहीं, ये सिर्फ एक लाइफ लॉन्ग वीजा और कुछ आर्थिक अधिकार है। पासपोर्ट विदेशी ही रहता है। ठीक है। मिथक नंबर 2, भारतीय से शादी करते ही विदेशी जीवन साथी को तुरंत OCI मिल जाता है। सच नहीं, शादी के 2 साल पूरे होने जरूरी है। ये 2 साल वाला नियम एक क्लासिक ट्रैप है। और मिथक नंबर 3, OCI कार्ड धारक NRI की तरह कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सच नहीं, डोंट बेट द फार्म। वो खेती की जमीन और बागान नहीं खरीद सकते। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो? बहुत आसान है। जैसा कि हमारे नोट्स के अंत में दिया गया है, OCI NRIs के साथ आर्थिक समानता तो देता है पर राजनीतिक अधिकार नहीं। राजनीतिक अधिकार नहीं? हाँ, और ये राजनीतिक अधिकार न होना ही सबसे बड़ा अंतर है। उन्हें भारत में वोट देने, चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति, जज जैसे संवैधानिक पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता।
ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। NRI, PIO, OCI का पूरा चक्रव्यूह आज सच में टूट गया। हर नियम, हर अपवाद और उसके पीछे की वजह भी समझ आ गई। अब एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 11 ने नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति संसद को क्यों दी? संविधान सभा ने खुद ही सारे नियम तय क्यों नहीं कर दिए? क्या हमारे संविधान निर्माता भविष्य में दुनिया के साथ भारत के बदलते रिश्तों, माइग्रेशन के नए पैटर्न और वैश्विक जरूरतों का अंदाजा लगा रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक लचीले कानून की जरूरत थी जो समय के साथ बदल सके? इस पर विचार जरूर कीजिए।